हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपका जो क्लास 12th होम साइंस का पेपर होने वाला है उससे पहले एक आपको प्रैक्टिस पेपर करवाने जा रहा हूं। इस तरीके का आपका पेपर आ सकता है बोर्ड एग्जाम। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं। सो 3 घंटे का आपका पेपर आएगा, 70 नंबर का होगा। और अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता ही होंगे। सबसे पहले आपका जो पहला सेक्शन होता है वो एमसीक्यू वाला होता है। एमसीक्यू वाले सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रीटा ने अपनी 6 वर्ष की बेटी के लिए हल्का और गहरे गुलाबी रंग का फ्रॉक डिजाइन किया है, तो ये रंग के किस पहलू को दर्शाता है? तो ये रंग के मान वाले पहलू को दर्शाता है। ठीक है, कि हल्का और गहरा मान। ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी भी कार्यस्थल पर जो अर्गोनॉमिक्स होता है, जो सुकार्य की, वो यूज करने से आपसे क्या होगा? भाई आप अगर देखोगे कि कार्य क्षमता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, आरामदायक हो जाता है काम, लेकिन त्रुटियां या गलतियां जो है ना वो कम होती हैं, ना कि बढ़ती हैं। ये खा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये पूछा गया है कि अर्गोनॉमिक्स से कौन सी चीज नहीं होती। फिर है, रेडियो के कार्यक्रम में जो 10-60 सेकंड के जो तुकबंदी वाले कुछ बीच बीच में मैसेजेस आते हैं उसको आप क्या कहते हो? उसको कहा जाता है जन सेवा उद्घोषणा। ठीक है। फिर है, एक अच्छा विद्यालय पूर्व केंद्र मींस जब बच्चा छोटा होता है और विद्यालय जाने से पहले जिस केंद्र में वो जाता है, वो बच्चे को कैसा अनुभव प्रदान करता है? वहां का जो केंद्र होता है जो छोटे बच्चों को फायदा दे। रटना नहीं। शिक्षक के लिए केंद्रित उपागम होता है, ये भी नहीं। औपचारिक शिक्षा, ये भी नहीं। बाल केंद्रित उपागम, ये सही हो जाएगा। बच्चे को जो पसंद है उस तरीके से थोड़ा ध्यान में रखते हुए वो पूरा डिजाइन किया जाता है कि उसको कैसे संभालना है। समान परिश्रमिक अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब होता है कि समान काम के लिए समान वेतन। तो क सही हो जाएगा आपका, कि जो काम एक लड़का कर रहा है, जो काम सेम लड़की कर रही है, तो उनका वेतन भी सेम होना चाहिए। फिर है, भारत के किस अधिनियम में कार्यस्थल पर क्रेच का होना बहुत जरूरी है? क्रेच या जहां बच्चे वगैरह रहते हैं। ये 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, ये सही है इसका आंसर। फिर है, बांस शिल्प किस राज्य का हस्तशिल्प है? ये असम का हस्तशिल्प है। फिर है, VIBGYOR, इसमें इसकी फुल फॉर्म बनाओगे तो कौन सा कलर बनेगा इनमें से? ख वाला सही हो जाएगा। इसमें बैंगनी है, वॉयलेट है, ठीक है, I फॉर इंडिगो है, B फॉर आपका ब्लू है, और G फॉर ग्रीन है, येलो है, नारंगी वाला है O से, और लाल वाला जो रेड वाला है। ख सही हो जाएगा। फिर है आपका, फैशन चक्र के किस चरण में फैशन निर्माता शैली की नकल करके उसे रूपांतरित उत्पाद के रूप में थोड़ा अलग करके अलग अलग मूल्यों पर बेचता है? इसमें लोकप्रियता की पराकाष्ठा, ये सही हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 से 5 वर्ष का बच्चा टोडलर होता है, ये कथन गलत है। भाई टोडलर आपका 1 से 3 साल वाला मान सकते हो आप, जो रिडकता है, टोडलिंग करता है। 5 साल का बच्चा टोडलर थोड़ी होता है, टोडलिंग थोड़ी करेगा भाई 5 साल वाला। ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है, निम्न में से सही युग्म को चुनिए। जो आपका घ है वो सही होगा। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ है लैक्टोज मुक्त दूध। मींस अगर किसी की ट्रीटमेंट हो रही है, चिकित्सा चल रही है और वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसको लैक्टोज फ्री वाला दूध पिलाया जाता है, जो कि चिकित्सा का पार्ट होता है। आपका यहाँ पे जो घ है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कॉलम मैच करने वाला, ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो आराम से। और सेम इसी तरीके से ये 12वां वाला जो मैच वाला है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को आप बताओगे, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना कि आप किसका आंसर दे रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे अगर आप देखोगे, वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ठीक है, वस्त्रों की जो देखभाल है वो किस पर निर्भर करता है? यहाँ पे रेशो की मात्रा, या फिर वस्त्र निर्माण तकनीक, बंदेज तकनीक, या वस्त्र का ब्रांड। तो इसमें से क सही होगा, ख सही होगा, ग या घ। यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई आपका क सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई क में क्या दिया हुआ है कि 1 और 2। ठीक है, 1 में क्या है आपका रेशों की मात्रा, दूसरा है वस्त्र निर्माण तकनीक। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप देखभाल रख रखाव वगैरह इसी पर डिपेंड होती है ज्यादा से ज्यादा। फिर है, ऊपर से भरने वाली धुलाई मशीन में कपड़ों की गतिशील किन विधियों द्वारा किया जाता है? ठीक है, जो कपड़ों को गतिशील है वो किन विधियों के द्वारा किया जाता है, कपड़े कैसे उसमें हिलाए डुलाए जाते हैं? इसमें आपका दूसरा और चौथा वाला जो ऑप्शन दे रखा है, स्पंदन और चक्रण, ये करके कपड़ा गति में आता है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा और चौथा सही है। सो ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। देन उसके बाद है हमारे सामने, अपनी लंबी बहन के लिए कपड़े चुनते समय आप डिजाइन के किस तत्व का चुनाव करेंगे? भाई अगर आपकी बहन लंबी है सो आप किस तरीके के कपड़े का चुनाव करेंगे? ठीक है, क्षैतिज वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं होंगी अगर लंबा है इंसान, ठीक है, क्षैतिज वाली रेखाएं रहेंगी। और इसके अलावा विपरीत रंग, थोड़ा सा जो रंग होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, ख। अब यहाँ पे अगला जो हमारा सेक्शन है इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। सो इसमें सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन को पढ़ें कि भाई निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तरल आहार, ठीक है, तरल आहार नारियल पानी, सही बात है भाई। पूर्ण तरल आहार पकोड़ा, जी नहीं। नरम आहार मसली हुई दाल, जी नहीं। तैयार मृदु आहार बर्गर, तो इसमें तरल आहार में नारियल पानी आ जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। फिर है मानव मितीय माप लेते समय किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाता? सो जब आप माप ले रहे हो तो आपका हीमोग्लोबिन का कोई काम नहीं होता उसमें। कमर नापी जाएगी, ऊंचाई देखी जाएगी, वेट देखा जा सकता है, बट हीमोग्लोबिन का कोई लेना देना नहीं होता। फिर उसके बाद आपको कथन कारण वाले प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, और कथन कारण वाले प्रश्न के अंदर क्या है कि भाई तरल आहार, आप यहाँ पे अगर देखोगे तरल आहार फाइबर या रेशे से मुक्त होता है, सही बात है। इस प्रकार के आहार की सलाह मधुमेह से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो भाई इसका कोई इससे तो कनेक्शन है नहीं, ए तो सही है बट आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो ग सही हो जाएगा। फिर 18वां प्रश्न है यहाँ पे हमारे सामने, आप अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे 18वें प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि असामान्य हृदय ताल, अगर किसी की जो दिल की धड़कन वगैरह है वो सही नहीं है, उस रोगी को सप्ताह में एक बार मछली सेवन करना चाहिए। और मछली में ओमेगा 3 वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है जो कोशिकाओं को अवयव होते हैं, तो ये सही बात है भाई, क आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे लघु उत्तर वाले प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, 2 नंबर वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आपकी माताजी ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुई हैं, उनका जो जठरांत्र क्षेत्र है, मींस जो स्टमक वाला एरिया है, पेट है, वो सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, परंतु वे मुंह से भोजन लेने में असमर्थ हैं, वो डायरेक्ट नहीं खा पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भोजन देने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, होता क्या है इसमें, आप नली द्वारा भोजन ग्रहण करवा सकते हो। नली द्वारा भोजन ग्रहण करने से क्या है कि पौष्टिक रूप से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंच जाएंगे और नली द्वारा उनका पेट भी भर जाएगा। फिर है भोजन आधारित कार्यनीति से आप क्या समझते हो? ठीक है, और जन पोषण संबंधी समस्याओं से जूझने के लिए आप कौन सी 2 आहार आधारित कार्यनीतियां अपना सकते हो? सो भाई होता क्या है, भोजन आधारित जो कार्यनीतियां होती हैं ये एक ऐसी योजना होती है जिसमें अगर मान लो किसी में पोषण की कमी वगैरह है तो उस पर काबू पाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से कि मतलब जो है भोजन का प्रयोग करती हैं। और अगर किसी को सूक्ष्म पोषकों की कमी है तो ऐसे में कुछ ऐसा खाना उपलब्ध कराना जिसमें जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, ठीक है, और इस तरीके से ये आपका हो सकता है। फिर उसके बाद अगला 21वां प्रश्न है आपके सामने, इसी का एक दूसरा सेक्शन भी है, मतलब ऑप्शन है, जो कि ये कहता है छिपी भूख से आप क्या समझते हो? ठीक है, छिपी भूख से आप क्या समझते हो, और छिपी भूख के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 2 स्थितियों का नाम लिखो। तो भाई छिपी भूख का मतलब होता है कि अगर किसी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है सो आप वहाँ कह सकते हो, जैसे विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, ये है, ठीक है। फिर 21वां प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस विश्व का फैशन केंद्र क्यों बन चुका है? सो भाई क्योंकि आप अगर कहोगे कि भाई जो वहाँ का न्यायालय है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, फैशन वगैरह को। इसके अलावा रेशम का उद्योग वहाँ पर बहुत अच्छा खासा है। फिर उसके बाद है पुरुष व महिला डिजाइनर के लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं? ठीक है, तो परिधान को डिजाइन करने वाला पुरुष जो है वो कुटूरियर कहलाता है, और परिधान को डिजाइन करने वाली महिला जो है वो कुटूरियरे कहलाती है। कुटूरियर और कुटूरियरे, ये याद रखना। 22वां प्रश्न है आपका, छोटा भाई इस बात को लेकर बहुत असमंजस में या कंफ्यूजन में है कि भाई वह कौन सी जीविका का चुनाव करे, उसको करियर में क्या करना चाहिए। सो जीविका से संबंधित अगर आप निर्णय ले रहे हो तो वो आप कौन से 4 चीज़ों को देखोगे? एक तो उसका इंटरेस्ट किस में, उसकी प्रतिभा किस में है, दूसरा उसकी वो खुद की पर्सनल चॉइस क्या रखता है, और वो क्या उसको जरूरत है, क्या करना चाहिए। सो ये आप 4 चीज़ें देखोगे। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे
रेनू ने हाल ही में एक कंपनी में नौकरी शुरू करी है, परंतु उसे अपने सहकर्मियों के साथ जो है ना एक तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो उसका जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल, वहां पर आप कोई 4 चीजें बता सकते हो जिससे कि उसकी स्किल्स वगैरह डेवलप हो। पहली बात, उसको कम्युनिकेशन सही करना चाहिए, ठीक है, उसकी सोच थोड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, उसको मिलजुल कर काम करना सीखना चाहिए, ठीक है, और वो कुछ ऐसा करे प्रोडक्टिव सा। ये हो सकता है 3 चीजें। 23वां प्रश्न है, कोरोना काल में सीमा ने खाद्य उत्पाद विकास विषय में ऑनलाइन डिप्लोमा किया है, ठीक है, कि भाई खाने का उत्पादन और ये सब उसने एक डिप्लोमा कर रखा है। यदि वो किसी भी एक खाद्य संसाधन इकाई प्रारंभ करना चाहती है तो उसे कौन से 4 स्किल्स उसके अंदर होने ही होने चाहिए। सो सबसे पहले उसको भाई खाद्य पदार्थ कैसे तैयार होता है इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, जो भी उत्पाद से रिलेटेड जो निर्देश होते हैं वो उसे पता होना चाहिए। उस पे उत्पाद पर जो लेबल लगाना, उसे पैक करना, ये इसको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। फिर एक मुद्रण पत्रकार के लिए उपलब्ध किन्हीं 4 रोजगार के अवसर। मुद्रण पत्रकार जो होता है वो क्या कर सकता है, मतलब कोई भी अगर ऐसा कोई जर्नलिस्ट वगैरह है भाई, वो या तो व्यक्तियों का इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है, अलग अलग घटनाओं की कहानियों को छाप सकता है, ठीक है, और कोई समाचार रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ है उसको जाके आप एडिटर को दे दो, वो छाप देगा। फिर उसके बाद अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है हमारे यहाँ पे, विकास संचार पत्रकारिता के लिए भाषा और कंप्यूटर कौशल क्यों जरूरी होता है। तो भाई भाषा, और क्योंकि ये तकनीकी रिपोर्ट वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है, लोगों से बातचीत करने में आपको भाई बहुत आसानी हो जाती है, और ईमेल के द्वारा भी आप अपनी कहानी भेज सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, लोगों के साथ आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हो। फिर है, गृह व्यवस्था विभाग के 4 वर्गों की सूची बनाओ। 25वां प्रश्न है आपके सामने। सो भाई गृह व्यवस्था विभाग जो होता है, एक तो उसमें क्या है कि जो गृह व्यवस्था नियंत्रण के लिए एक डेस्क होता है, गृह व्यवस्था का पूरा प्रबंधन होता है, अतिथि गृह ब्रिगेड होती है, ठीक है, और यहाँ पे लाइनें या फिर वर्दी कक्ष होता है कपड़े वगैरह के लिए। सो ये आप बता सकते हो। फिर उसके बाद 26वां प्रश्न है हमारे सामने कि ईसीसीई के संदर्भ में पियाजे और वियागोत्स्की के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। ये दो ना फिलोसफर्स हैं, या आप कह सकते हो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनका सही था वो। तो अब इनमें इनके मेन बातों में अंतर क्या है। सो सबसे पहले आप अगर देखोगे कि जो पियाजे है वो ये कहता है कि भाई छोटे बच्चों के दुनिया को समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो घटनाओं को अपने तरीकों से समझते हैं, ठीक है। किसी भी संस्थान को उस जगह के सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को समझना चाहिए भाई, जहाँ भी वो मतलब है कि भाई उसे बच्चे के परिवार के जैसा परिवार में वो रहा है, उस बच्चे को थोड़ा वैसा माहौल मिलना चाहिए, जब भी वो उस चीज़ को, घटनाओं को समझ पाता है। जबकि विगोत्स्की जो है वो ये कहता है कि बच्चों की क्षमताओं और स्वभाव के अनुरूप ही उसकी शुरुआती बाल्य अवस्था के अंदर उसका ख्याल रखना और उसकी देखभाल करने वाले जो मतलब जो लोग हैं उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो उसको सीखने में आसानी मिलती है, ठीक है, उसको आनंद भी आता है। फिर इसके बाद में अगर आपको बताऊं कि भाई ईसीसीई पेशेवर की कोई 2 भूमिकाओं का वर्णन करो। अभी अगर कोई प्रोफेशनल होगा तो भाई उसको एक तो ये पता होना चाहिए बच्चों का कल्याण वगैरह, उसको सीखना कैसे, लर्निंग वगैरह से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला सवाल है, अपनी यूनिफॉर्म में लय लाने के 3 तरीके चित्र सहित बताओ। तो भाई चित्र वाला तो यहाँ पे मैं आपको करवा नहीं सकता, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर यहाँ पे 28वां प्रश्न है, खाद्य संक्रमण और खाद्य विषाक्तता में अंतर बताओ। सो भाई खाद्य संक्रमण का मतलब है अगर खाना इन्फेक्शियस हो गया है, वहाँ पे अगर कोई बीमारी कर सकता है वो खाना, तो वो खाद्य संक्रमण होगा। खाद्य विषाक्तता का मतलब होता है कि भाई खाना जो है वो जहरीला सा हो चुका है, मीन्स वो खराब हो चुका है पूरी तरीके से। फिर है, साल्मोनेला जीवाणु किन 2 प्रकार से फैलता है। सो भाई साल्मोनेला जो है, एक तो वो जब एक तख्ते का प्रयोग पहले कच्चे मांस और फिर सलाद के लिए किया जाता है तो हो सकता है भाई, या फिर सही से पकाया नहीं है उसको तो दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक भूमिका लिखो, ठीक है, एक भूमिका बतानी है आपको। प्रमुख कार्यालय का सहायक जो मैनेजर होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है। तो भाई मुख्य कार्यालय का जो प्रबंधक होता है उसमें होता क्या है कि अगर मेन वाला मैनेजर नहीं है तो ऐसे में जो आपका सहायक प्रबंधक है वो सब कुछ संभालता है। फिर शेफ डे पार्टीज, ये क्या करता है कि भाई जो रसोई घर वगैरह होगा, जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनकी सही से मतलब भाई निगरानी रखना सब सही से हो रहा है या नहीं। फिर एक गृह व्यवस्था विभाग का तल पर्यवेक्षक,
इसका काम क्या होता है, अतिथियों का कमरा, अतिथियों की गैलरी वगैरह, सीढ़ियाँ, रसोई, साफ सफाई है या नहीं है उसको देखना। अतिथि उद्योग एक घर से दूर घर की सुविधा के रूप में विकसित हो रहा है। भाई सही बात है, आप घूमने जाते हो आज की डेट में, ठीक है, धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, आप व्यापार के लिए बाहर जा रहे हो, घूमने फिरने, इलाज कराने बाहर जा रहे हो, तो आप कहीं तो रुकते हो ना, होटल वगैरह में। सो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर उसके बाद 30वां प्रश्न है, श्री धर्मपाल ने खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करी है, और उनके मित्र ने उन्हें HACCP लागू करने का सुझाव दिया है। तो सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि HACCP होता क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता क्या है कि संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु इसको हम कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसका 3 तरीके से महत्व होता है। सबसे पहले कि भाई ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए होता है कि भाई वो खाना सही से है या नहीं है सुरक्षित। फिर उसके बाद जो भी वो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी वगैरह सुनिश्चित करना, ठीक है, और या अगर किसी भी स्तर पर कोई समस्या वगैरह आ रही है तो सही से कार्यवाही करके हमें खतरा पता चल जाए कि क्या है उसमें। और इसके अलावा कि भाई मतलब जो भी चीज़ें होती है सही तरीके से लोगों को पता हो कि अगर आप जो भी खाद्य सुरक्षा वगैरह में रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, कि जो उत्पादक हैं या जो भी मतलब उसको वितरण वगैरह कर रहा है, निर्यात कर रहा है, उसको उसके बारे में सही से नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए सक्षम बनाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीमती रामवती ने डबल रोटी बनाने की एक इकाई प्रारंभ करी है। मतलब ये कोई है औरत, ये डबल रोटी बनाती है, तो वो अपनी निर्माण इकाई को भारत सरकार द्वारा प्रमाणित करवाना चाहती है। तो भाई भारत में लागू किए गए नए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का नाम क्या है, सबसे पहले ये बताना है आपको। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, और इसको कब लागू किया गया था, 2006 में लागू किया गया था। अभी इसके काम क्या होते हैं, इस कानून में क्या बताया गया है। इसमें यह है कि इसमें यही बताया गया है कि भाई मतलब जो भी खाद्य व्यवसाय होते हैं उसके लिए आपको एक तो भाई वो प्रमाणित करवाना पड़ता है, आपको जाकर मान्यता वगैरह मिलती है, और जो भी आपकी लैब वगैरह की मान्यता होती है, ठीक है, वो आपको पूरा गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वो करवाना पड़ता है, ठीक है। और खाद्य व्यय और इसके अलावा भोजन के लेखों के संबंध में जो भी मानक होते हैं, जो चीज़ों पे आपको खरा उतरना है वो सही होना चाहिए आपका। ये 2-3 चीज़ें चेक करना इस कानून का काम है। युवा लोग जो होते हैं वो संवेदनशील क्यों होते हैं, ये आपसे अगर पूछा जा रहा है तो इसके 2 कारण बताओ। क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं युवा के टाइम पर, और ऐसे में युवा भटक भी जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भाई बहुत सेंसिटिव होती है युवा वाली एज। राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि भाई राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, कॉलेज स्तर पर बच्चों को, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको समाज सेवा वगैरह ये सब कार्यक्रम वगैरह में शामिल करवाना। फिर है कि भाई राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, NSS जो होता है उसमें क्या क्या आपको करवाया जाता है, सड़क वगैरह साफ सफाई करवा दी भाई, स्कूल की साफ सफाई करा दी, गाँव का कोई तालाब वगैरह साफ करवा दिया, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ करवा दिया, ये सब इसमें आता है। फिर उसके बाद है, पहले SOS बाल गांव की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी। तो पहला SOS जो यहाँ पे बाल गांव है वो 1964 में बनाया गया था। SOS बाल गांव की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। तो ऐसे बच्चों को मतलब आप अगर देखोगे कि मतलब देख रेख वगैरह दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, और जो साथ नहीं है अपने परिवारों के बच्चे, और ऐसे इस SOS घर में एक माता होती है जो 10 से 15 बच्चों को देखती है, और परिवार की तरह वहाँ सब रहते हैं, ठीक है, प्यार की तरह रहते, प्यार होता है उन सभी में, एक साथ रहते हैं, एक गांव की तरह वो पूरा बन जाता है। फिर उसके बाद है 32वां प्रश्न, उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता आगमन संख्या में अंतर बताओ। इसमें उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता आगमन संख्या में अंतर क्या होता है। उपभोक्ता फोरम वो जगह होती है जहां पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ है, वहां पे आप अपनी बात बता सकते हो, चर्चा कर सकते हो, समाधान वहीं मिलेगा। जबकि उपभोक्ता आगमन संख्या का मतलब ये होता है कि किसी भी विशेष स्थान, जैसे कि कोई दुकान है, कोई स्टोर है या किसी मॉल है, वहां पे आने वाले जो भी ग्राहक होते हैं वो कितने आते हैं, उनकी संख्या। ओके, फिर इसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारे सामने यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर है, तो उसको बहुत बारी क्या होता है कि जो निर्माता होता है वो जानकारी पूरी नहीं देता, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है।
तो इसको आपको बताना है। तो होता क्या है, अक्सर जो फैक्चुअल जानकारी होती है वो कोई भी जो मतलब ग्राहक वगैरह को कभी कभी नहीं मिल पाती, या लेबल जो होना चाहिए, जो उसके ऊपर लिखा हुआ जो डिटेल्स होती हैं वो बहुत बारी छुपाई जाती हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, या प्रिंट बहुत ज़्यादा धुंधला होता है, या पढ़ने में बहुत छोटा छोटा होता है जो दिखे ही ना कंज्यूमर को, तो ये दिक्कतें आती हैं। 33वां प्रश्न है, सोनू अपने पड़ोस में एक व्यावसायिक धुलाई घर स्थापित करने की योजना बना रहा है, कि भाई वो एक लॉन्ड्री बनाना चाहता है। और सो व्यावसायिक और घरेलू धुलाई घर में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो एक व्यावसायिक या कमर्शियल धुलाई घर होगा उसमें क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वस्त्र आएंगे, वस्त्र बहुत ज़्यादा होंगे, 100 किलो से भी ज़्यादा। कपड़े केवल धुलाई की मशीन में धोए जाते हैं, जिनका आकार भी बहुत बड़ा होता है और पावर भी बहुत ज़्यादा होते हैं उन मशीनों की, और रिकॉर्ड रखने के लिए भी पूरी एकदम बढ़िया से सारा मतलब सब कुछ होता है जुगाड़। घरेलू जो धुलाई घर होता है उसमें क्या है, आप नॉर्मल डेली के कपड़े वगैरह धोते हो, 5 से 10 किलो ही कपड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, वस्त्र की संख्या कम होती है, आप हाथ से भी धो सकते हो, मशीनों से भी धो सकते हो, और आपको रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ता कोई कपड़े वगैरह का। 34वां प्रश्न है, हमारे देश में अल्प पोषण में योगदान देने वाली कोई 3 कारण आपको बताने हैं, कि जो पोषण बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश में। सो इसमें क्या है आपको यहाँ पे बताना है। सो हमारे देश के अंदर क्या है कि भाई संसाधन वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं कभी कभी, या फिर आप अगर देखोगे कि भाई सही से साफ सफाई वगैरह नहीं होती, या फिर जो मतलब देखभाल वगैरह ज़्यादा नहीं होती, लोगों को शिक्षा ज़्यादा नहीं होती क्या खाना है क्या नहीं खाना। सो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि हमारे देश के अंदर कभी कभी खाना पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं होता, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं रहता, स्वास्थ्य सेवाएं सही से नहीं मिलती, या हमें जानकारी कम होना। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। फिर है, किसी व्यक्ति को पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार परिवर्तन के 5 तरीके बताओ। ठीक है, कि अगर किसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसमें आप खाने को चेंज करके क्या मतलब किस तरीके से कर सकते हो। सो होता क्या है कि जैसी आपको बीमारी है उसके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप थोड़ा अपने डाइट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, खाना कैसा तरल रखना है, नरम रखना है, या फिर किस तरीके का देना है आपको, कैलोरीज वगैरह कितनी लेनी है आपको, कम करनी है या क्या करना है। ठीक है, जैसे कोई खिलाड़ी है तो उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए होगी, या फिर आप अगर देखोगे जैसे कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो ज़्यादा प्रोटीन लेना है, या बुखार या दस्त होने पर आपको जो जो आहारों की संख्या होती है मील्स वगैरह, ठीक है, वो आपको थोड़ा कम करना पड़ता है, ज़्यादा भी करना पड़ सकता है भाई, अकॉर्डिंगली जैसी कंडीशन है कितनी मील्स देनी है। और भोजन देने में क्या है कि आप मतलब थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो, जैसे कि नली द्वारा ट्यूब फीडिंग करके। ठीक है, ये आप सब कर सकते हो। 35वां प्रश्न है, अनु एक फैशन व्यापारी है जो एक फैशन हाउस में काम करती है, और वो प्रेरणा को डिजाइन में रूपांतरित करने, फैशन उद्योग में उत्पादों की योजना व वितरण की अवधारणा और संबोधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने आदि गतिविधियों में संलग्न है। सो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फैशन व्यापार के विभिन्न चरण और उसकी किन्हीं 4 भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आपको डिटेल से बताना है। सो फैशन व्यापार के जो अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है, एक तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि भाई विनिर्माण में सबसे पहले तो भाई किसी भी कपड़ा को अगर आपको बनाना है सो उसके लिए बहुत सावधानी से मतलब आपको उसको बनाना पड़ता है। फिर एक क्रय के समय, तो जब व्यापारी फैशन की सामग्री दुकानों में रखने के लिए खरीदना और फैशन की वस्तुओं को सजाने के लिए माल का सही ऑर्डर देना, ये इसमें आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई फैशन व्यापारी वगैरह जो होते हैं ना उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद है संवर्धन। फैशन व्यापारी जो होता है ना उसका थोड़ा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए और उसके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि वो सही से उसको मतलब बता पाए। फिर है फैशन व्यापारी दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए मतलब मेनली उत्तरदायी होता है, जो फिर वो दुकानें जो है उस माल को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। फिर एक छोटा एकल इकाई स्टोर एक स्टोर श्रृंखला से किस प्रकार भिन्न है। एक छोटी दुकान और एक दुकान बहुत सारी जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे। सो भाई इसमें किस तरीके से ये अलग होता है कि भाई एक पड़ोस की दुकान है वो आपकी छोटी एकल दुकान है, यहाँ पर एक मालिक होगा या परिवार वाले लोग होंगे जो चलाएंगे, जबकि एक स्टोरों की श्रृंखला बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ एक ही ब्रांड के मतलब हो सकते हैं, जहाँ पे एक पूरा मतलब बढ़िया मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है। फिर अनु फैशन व्यापार के क्षेत्र में जीविका बनाने के लिए किन 4 पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकती है। अगर उसको फैशन व्यापार वगैरह में जाना है तो भाई वो डिप्लोमा कर सकती है फैशन व्यापार में 6 महीने का, या वो उसमें ग्रेजुएशन कर सकती है
ठीक है, या फिर वो इसमें मास्टर्स वगैरह कर सकती है फैशन से रिलेटेड कोर्स इसमें। सो ये आप इसमें बता सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।